अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम डिज़ाइन सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि एक डिज़ाइन सिस्टम के अंदर क्या होता है और हमारे पास कौन से पॉपुलर डिज़ाइन सिस्टम्स हैं और हमें क्यों डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बाय बीइंग व्हाट्स इनसाइड अ डिज़ाइन सिस्टम। तो एक डिज़ाइन सिस्टम जो है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके पास आइडेंटिटी होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होती है, डिज़ाइन प्लस डेवलपमेंट होती है। ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। डिज़ाइन सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सारी टीम्स को एंगेज करना और उनके लिए काम आसान करना। दैट इज़ व्हाई वी कीप अ सिंक्रोनाइज़्ड सिस्टम, जो कि हर एक बंदा ईज़िली यूज़ कर सके। जब आपको पता है कि आपका टारगेट डिफाइंड है, तो जब आपको पता है कि आपकी कंपनी में किस तरह से काम होता है, तो व्हाई नॉट हैव थिंग्स एट द फर्स्ट प्लेस। अब एक डिज़ाइन सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक डिज़ाइन सिस्टम के अंदर 5 चीज़ें होती हैं। पर्पस एंड शेयर्ड वैल्यूज़, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, स्टाइल गाइड, कंपोनेंट्स एंड पैटर्न लाइब्रेरीज़, और उसके अलावा प्रैक्टिसेस क्या हैं। पर्पस एंड शेयर्ड वैल्यूज़ में क्या है हमारे पास कि वेयर आर वी गोइंग, व्हाई एंड हाउ। देखो 3 चीज़ें होती हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पर्पस एंड शेयर्ड वैल्यूज़ का। अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, तो देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग अ डिज़ाइन सिस्टम। तो यू डोंट नो योर विज़न एंड गोल्स, इट्स नॉट क्लियर टू यू, आप नहीं कर सकते। तो आपने कोई भी चीज़ करने से पहले आपने सारी टीम्स को अलाइन कर देना है, ताकि आपको पता हो कि यार आप सबका एक मकसद क्या है पूरी टीम्स का। आपने एक प्रोडक्ट बनाना है ना, उस प्रोडक्ट से क्या अचीव करना है। तो क्या आया आपकी सारी टीम्स जो कंपनी के अंदर काम कर रही हैं वो एसिंक हैं कि नहीं है। दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आपके पास एक गाइडिंग डायरेक्शन होता है, जो कि आपकी सारी टीम्स को हेल्प आउट करता है कि यार किस तरह से प्रोडक्ट को बनाना है। और इससे एक और बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपने जो डिज़ाइन डिसीजन लेने हैं वो कैसे लेने हैं। फिर आते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में आपके पास जिस तरह मटेरियल का गूगल का मटेरियल डिज़ाइन है, उसमें क्या होता है, मिनिमलिस्टिक अप्रोच है और यूनिवर्सल डिज़ाइन के ऊपर फोकस किया गया है। मटेरियल इज़ अ मेटाफर, बोल्ड, ग्राफिकल, इंटेंशनल, मोशन प्रोवाइड्स मीनिंग। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ना डिफ़ाइन की हुई हैं यहाँ पे। ये इनकी बड़ी स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं कि हम इन प्रिंसिपल्स पे अपने डिज़ाइंस बनाते हैं। फिर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आप आईओएस के देख लें। इंटीग्रिटी की बात की गई है, कंसिस्टेंसी की, मैनिपुलेशन की, फीडबैक की, मेटाफर्स की, यूज़र कंट्रोल की, सी कि आपको अपने यूज़र को कितना कंट्रोल देना है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आप किस लेवल का कंट्रोल देंगे अपने यूज़र को। डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट लेवल के, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे काउंट होंगे। फिर आ जाती है आपके पास स्टाइल गाइड। स्टाइल गाइड क्या होती है? इट्स अ विजुअल गाइडलाइन, विजुअल रेफरेंसेस, या आपके जो कि आपके डिज़ाइन प्रिंसिपल से बने होते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, एक मैसेज कन्वे करते हैं। आप बताते हैं कि यार ये मेरी ब्रांड आइडेंटिटी है इस प्रोडक्ट की, और ये ब्रांड के कलर्स हैं, ये टाइपोग्राफी है, ये हमारे ओवरऑल विजुअल्स होंगे, ये हमारा लोगो है, ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं, प्रिंट मीडिया आ जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी स्टाइल गाइड में आ जाती हैं। अब स्टाइल गाइड क्या करता है? बेसिकली आपको आपकी आइडेंटिटी बनाने में हेल्प आउट करता है। आपने अपने बेस, हाँ, गाइडलाइंस डिफाइन किए होते हैं। आप बताते हैं कि आपका कलर कौन सा है, शेप्स कौन से हैं, फॉन्ट्स कौन से हैं, इलस्ट्रेशंस आप क्या यूज़ करेंगे, एनिमेशंस आप क्या यूज़ करेंगे, वॉइस क्या यूज़ करेंगे, टोन क्या होगा साउंड्स का। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके स्टाइल गाइड में आ जाते हैं। उसके अलावा नासा ग्राफिक्स स्टैंडर्ड मैनुअल एनएचबी, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की थी। ये 1976 की ब्रांडिंग है। तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रांड आउट किया था स्टाइल गाइड। अब ये बेसिकली दिस इज स्टाइल गाइड, दे नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू पुट आउट। ठीक है, आपके पास मजीद और भी एग्जांपल्स हैं स्टाइल गाइड की। अब ये मेल चिम्प जो है ना, उनका स्टाइल गाइड है। अब मेल चिम्प आपको बता रहा है कि आपने लीगल कंटेंट कैसे लिखना है। बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। जो ब्लू है उसका स्पेसिफिक मतलब है कि यार आपने ब्लू क्यों किया हुआ टेक्स्ट को। ठीक है, वो हाइपर लिंक हो सकता है, वो कोई भी और रेफरेंस हो सकता है। फिर उसके अलावा आपके पास आते हैं कंपोनेंट्स और लाइब्रेरीज आते हैं। एक होता है स्टाइल गाइड, एक होता है कंपोनेंट्स। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर लें, बेसिकली आपके पास पैटर्न लाइब्रेरी बन जाती है, जिसमें आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। अगर हम स्टाइल गाइड्स और कंपोनेंट्स को मर्ज करते हैं तो बेसिकली वो हमारी पैटर्न लाइब्रेरी बन गई। ठीक है, जिस तरह हमने लीगो ब्लॉक्स की बात की थी, तो वो हमारे पास डिफरेंट स्केचेस में यूज़ हो रहे थे, और उस हिसाब से फिर वो डायरेक्टली कोड भी कर रहे थे डेवलपर्स। अब उसमें क्या था, यूज़र बिहेवियर, फंक्शनलिटी, सारी चीज़ें डिफाइंड थी। फिर आते हैं कंपोनेंट
एंड पैटर्न लाइब्रेरीज का थोड़ा सा इन डेप्थ अगर देखें तो आपके पास ये देखें बटन हैं, बटन साइजेस हैं, आपके पास टेक्स्ट है, आपके पास आइकन्स हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं। ये सारे के सारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। रीयूजेबल का मतलब क्या है कि एक डिज़ाइन में बार बार रीयूज होंगे। लेट्स सपोज आपका बटन है ना, आपका बटन आपके वेबसाइट में लेट्स सपोज 15 से 20 बार यूज़ होगा, तो आप एक कंपोनेंट बनाएंगे, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने कलर चेंज करना है, वन क्लिक में चेंज होगा। आपने फॉन्ट चेंज करना है, वन क्लिक में आपका फॉन्ट चेंज होगा। तो कंपोनेंट्स और पैटर्न लाइब्रेरीज में ये आपके पास आ जाते हैं फैक्टर्स। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आप कंपोनेंट्स बनाते हैं तो आप कंपोनेंट का नाम लिखते हैं और उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं, ताकि आपको पता हो कि ये जो कंपोनेंट आपने बनाया है वो किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके अंदर आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं कि कलर क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है, स्टेट क्या है, मतलब करंट स्टेट है, होवर स्टेट है। होवर से मेरा मुराद क्या है कि मैं अपना माउस उसके ऊपर कर्सर लेकर आ जाऊँ और उसका इफेक्ट चेंज हो जाए। तो देयर आर मल्टीपल सिचुएशन इन दिस, ठीक है। फिर आप गूगल मटेरियल डिज़ाइन का देख लें, उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है कि हमारे रेडियो बटन ऐसे यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा डेट पिकर, इनका आईबीएम का स्टैंडर्ड डेट पिकर है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो हैं जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन के लिए, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पैटर्न लाइब्रेरीज कैसी, आपको कैरोसेल्स बनाने हैं। लेट्स सपोज आपको नहीं पता कि ग्रिड कैसे बनेगी स्क्रीन पे, अगर तीन का मैंने ग्रिड बनानी है, तो मैं आपके पास एक ही आइडिया आ रहा है, तो आप इनसे हेल्प आउट ले सकते हैं कि किस तरह से ग्रिड्स को यूज़ करते हैं। एक कमेंट बॉक्स या रिव्यू बॉक्स कैसा होना चाहिए। आपके पास जो कार्ड्स होते हैं जिसपे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी यूज़र की या आपकी कंपनी की, तो वो कैसे होंगे विजुअली, ठीक है। पैटर्न लाइब्रेरीज में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। बिसाइड ऑल ऑफ दिस, जब आपने डॉक्यूमेंटेशन की, इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू सिस्टम, ठीक है। तो द बेस्ट अप्रोच इज़ टू कीप थिंग्स यूनिवर्सल, कीप टीम्स इन्फॉर्म्ड एंड बेस्ड ऑन दैट आपकी जब कोऑर्डिनेशन होती है, चाहे वो बाई मंथली मीटिंग है, चाहे वो वीकली मीटिंग है, बेस्ड ऑन योर ए सिंक आप उसको एक अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चल सकते हैं। अब सवाल आता है डिज़ाइन सिस्टम यूज़ क्यों करना चाहिए। अब जब आपने डिज़ाइन सिस्टम बना लिया ना, बेनिफिट देखें, डिज़ाइन और डेवलपर्स के लिए आपकी आसानी हो गई। फिर जो डिज़ाइन के अंदर आपको स्ट्रेन्स आ रहे थे, जो डिज़ाइन रिसोर्सेज के मुश्किलात थे या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो आपने सॉल्व कर दी। उसके बाद आपके पास क्या आ गया कि आपके पास एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई, जो कि पूरी कंपनी में सेम ही चलेगी कि यार ये डायरेक्शन है, ये डिज़ाइन इस तरह होगा, ये विजुअल इस तरह होंगे और इस हिसाब से आपका ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। विजुअल कंसिस्टेंसी आ जाती है। उसके अलावा आप एज अ रेफरेंस टूल भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कल को कोई नया हायरिंग डिज़ाइनर आता है, आप उसको डिज़ाइन सिस्टम पकड़ा देते हैं, यार आपने इन गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। अब डिज़ाइन सिस्टम क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स जहाँ पे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है। अब जो डिज़ाइन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो उसको मेंटेन करना, क्रिएट करना, इट्स नॉट ईजी, इट्स डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। इसके लिए आपको आपकी डेडिकेटेड टीम्स चाहिए। अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो डिज़ाइन सिस्टम इसलिए रखते हैं बिकॉज उनके पास मल्टीपल यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि हर एक बंदे को डिज़ाइन सिस्टम की नॉलेज नहीं होती। आजकल के टाइम में तो खैर 2025 है, एवरीबडी नोज अबाउट डिज़ाइन सिस्टम्स, बट टू बी इन डेप्थ, टू बी प्रिसाइज, अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट नो डिज़ाइन सिस्टम्स। अब ये आपके पास स्क्रीन पे कुछ डिज़ाइन सिस्टम नज़र आएंगे। मटेरियल गूगल का है, उसके बाद एटलासियन है, पोलारिस है, कार्बन है। और ये देखिए इन्होंने क्लियर गाइडलाइंस बताई हुई है कि आपने ये करना है, इस तरह से नहीं करना इन्फॉर्मेशन को। ये देख लें, ठीक है। ये आपके पास लाइब्रेरीज हैं, आइकन्स है, आपने किस तरह यूज़ करना है। कलर पैलेट्स हैं, उसके टेंट्स और शेड्स हैं। ये देखें डिज़ाइन गाइडलाइंस, कितनी क्लियर कट स्पॉटिफाई ने डिज़ाइन गाइडलाइंस दी हैं। लास्ट आता है डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करना एक सक्सेस क्यों है। नंबर वन, आपके प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा यार मैंने इन डायरेक्शंस को फॉलो करना है विजुअली। अगर नहीं करेंगे तो आपकी पूरी जो एक कंसिस्टेंसी बनी होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपको आपकी कंपनी में हर एक बंदे को पता है कि उसका रोल क्या होगा डिज़ाइन सिस्टम के अंदर। या जब आपने डिज़ाइन सिस्टम बनाया था तो आपने रोल्स एंड टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की थी। उसके बाद डिज़ाइन सिस्टम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बेस है, आप उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है। अब लेट्स सपोज़ आपके पास टीम में 45 डिज़ाइनर्स हैं, तो ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज,
you are going to make the process a lot smoother, because different ideas will be coming, different iterations will be coming, और प्लस जो जहाँ पे एरर के चांसेस होंगे वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे. ऑल ऑफ दिस इज डिज़ाइन सिस्टम, एंड दैट्स हाउ यू मेक अ डिज़ाइन सिस्टम. अब इसको फिग्मा के अंदर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे. अब आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एक डिज़ाइन सिस्टम के अंदर कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है, टोकन्स कैसे बनाए जाते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन सिस्टम्स हैं उनको इंपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कैसे किया जा सकता है.